गुड इवनिंग सौम्या, कैसे हो बेटा? हम भी ठीक हैं। बस थोड़ा सा आप वेट कीजिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है। न्यू चैप्टर, यस, डाइजेशन and absorption of food. इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, एनिमल्स का, मैमल्स का, पर्टिकुलरली ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स का बना होता है। फर्स्ट पार्ट इज alimentary canal. Alimentary canal. Alimentary canal is also known as gut or digestive tract. दूसरा पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल के साथ जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात भी हम करेंगे, या एलिमेंट्री कनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, the whole structure will be collectively named as digestive system. ठीक है। बाकी लोग कहाँ हैं आज? रश्मि, प्रवीण, चलो कोई नहीं, आ गया प्रवीण। एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हम डायग्राम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ प्रवीण, गुड इवनिंग। तो आपको
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा सरल सा डायग्राम दिखा देते हैं। अच्छा सा डायग्राम मिलना चाहिए। नहीं, मजा नहीं आ रहा। बस थोड़ा सब्र करो बेटा। हाँ जी, बताओ ये दिखाई दे रहा है आपको? विजिबल है क्या ये? हाँ सौम्या, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? नहीं? अरे क्या हुआ भाई? व्हाट हैपेंड? कोई नहीं, कोई और डायग्राम लाने की कोशिश करते। जरा ये वाला डायग्राम देख लो। हाँ, अभी देखो जरा। मैंने अच्छा, अभी दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो सुनते रहो। अब मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम गट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, इसकी बात करो तो इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा पार्ट है? देखो, सबसे पहले माउथ है ना। माउथ, माउथ जो है, इट लीड्स इनटू अ कैविटी। उस कैविटी का नाम है, लीड्स इनटू बकल कैविटी। बकल कैविटी बोलिए या ओरल कैविटी, एक ही बात है। माउथ के अंदर एक बड़ी सी कैविटी होती है, उस कैविटी को हम बकल कैविटी बोलते हैं या ओरल कैविटी। माउथ के बाद एक मस्कुलर पाइप मिलेगा। दिस मस्कुलर पाइप इज नोन एज ईसोफेगस, राइट।
Esophagus is also known as food pipe. Food pipe, राइट। ये इसोफेगस जुड़ जाता है एक मस्कुलर बैग के साथ जो कि हमारे एब्डोमेन में होता है। दैट मस्कुलर बैग इज नोन एज स्टमक। देखो फिलहाल मैं किसी भी ग्लैंड का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे केवल एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताना है। स्टमक जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के साथ। ये रहे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का बेटा लेंथ ज्यादा होता है लेकिन डायामीटर कम। स्मॉल इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स अटैच रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स के साथ। लार्ज इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स का लास्ट वाला पार्ट जो है दैट इज नोन एज रेक्टम। और रेक्टम ओपन होता है बाय मींस ऑफ एन ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज नोन एज रेक्टम एंड एनस। तो ये वाला रास्ता, ये वाला पाथ जो माउथ से स्टार्ट होगा एनस पे खत्म होगा, इस पाथ के बीच में बकल कैविटी आएगा, इसोफेगस, stomach, small intestines and large intestine. This path right from कहां से mouth up to the anus, this path is known as alimentary canal, right? इसी alimentary canal के साथ काफी सारे glands भी एसोसिएट होते हैं। कौन कौन से glands हम बात करेंगे? सबसे पहले हम alimentary canal में बात करेंगे माउथ या बकल कैविटी। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट मारो, वो हम अगले पेज पे बताएंगे जल्दी। ओके, the first part of the alimentary canal is buccal cavity. Buccal cavity is also known as oral cavity. राइट, बकल कैविटी में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक टीथ, सेकंड वन a muscular tongue. टीथ, इंसान के पास जो टीथ होते हैं दे आर हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट। एक ही टाइप के टीथ हमारे मुंह में नहीं होते। हमारे मुंह में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इसलिए हेटेरोडोंट। प्लस इंसान के टीथ थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब है ये हमारा जो जॉ बोन है, जॉ बोन्स के अंदर खड्डे लगे होते हैं, उन्हीं खड्डों में ये फिट होते हैं। खड्डे को हम सॉकेट बोलते हैं। मतलब टीथ आर फिटेड इन द सॉकेट्स ऑन द जॉ बोन, in the sockets.
ऑन जॉ बोन्स। तीसरी बात, हमारे पास जो टीथ होते हैं दे आर डाइफायोडोंट इन नेचर। डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट टीथ का मतलब है एक इंसान की जिंदगी में दांत 2 बार उगते हैं। टीथ ग्रो ट्वाइस। पहला जो टीथ का सेट होता है बच्चे में जो प्रोड्यूस होता है उनको मिल्क टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ, ये दूध के दांत गिर जाते हैं तो परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ओके मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20, लेकिन परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। राइट। अगर हम इंसान के डेंटल फॉर्मूला को देखें, डेंटल फॉर्मूला, तो इंसान का डेंटल फॉर्मूला ऐसा होगा: इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिसर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर्स 2, मोलर्स 3। 2 1 2 3। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, ये 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो, अगले पेज पे दिखाऊंगा। एक सुंदर सा आसान सा डायग्राम आपको दिखाएंगे। ये देखो भाई, आप समझे? शायद ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, बताओ दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो देखो फिर, देखते रहो। इंसिसर्स ये और ये, कैनाइन्स ये रहा कैनाइन, प्रीमोलर्स ये और ये, और मोलर्स 1 2 3। अगर हम अपर जॉ की बात करें तो अपर जॉ का आधा, मतलब हाफ ऑफ द अपर जॉ, हाफ ऑफ द अपर जॉ में इंसिसर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर्स 2 और मोलर्स 3। समझ आ रही बात? और हाफ ऑफ द अपर जॉ दूसरा हाफ ये होगा, यहां पर भी सेम। ठीक है, तो 2 इंसिसर्स, ये रहे 2 इंसिसर्स, ये रहा 1 कैनाइन, ये रहे 2 प्रीमोलर्स और ये रहे 3 प्रीमोलर्स। तो जो हमने अभी ये 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 लिखा, ये 2 1 2 3 अपर जॉ का आधा हाफ है, और ये 2 1 2 3 लोअर जॉ का आधा हाफ। समझ रहे हो बात? जैसे इसने लोअर जॉ दिखाया, लोअर जॉ में भी सेम यही कहानी, इंसिसर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे लोअर जॉ में मोलर्स यहां से 3 और यहां से 3, ये 3 और 3 मोलर्स होंगे, 3 और 3 6। और अपर जॉ में भी
6 मॉलर्स होंगे, तो मॉलर्स टोटल कितने हुए? 12। प्री मॉलर्स लोअर जॉ में आधे हाफ में 3, सॉरी 2, आधे हाफ में 2, और 2 और 2 कितने हुए? 4। अपर जॉ में भी 4, तो प्री मॉलर्स 8 होंगे। कैनाइन अपर जॉ के आधे हाफ में 1, आधे हाफ में 1 हो गए 2, लोअर जॉ में 2, तो टोटल हुए 4। और इंसिसर्स भी इसी तरह से 8 होंगे। ये है इंसान का डेंटल फॉर्मूला। समझ आई बात? अब जो मैंने मिल्क टीथ बोला, मिल्क टीथ, मैंने मिल्क टीथ बोला, उनकी संख्या टोटल 20 होती है। मिल्क टीथ का अगर तुम लोग को कोई डेंटल फॉर्मूला पूछे, तुम बोलोगे 2 1, 1 मिनट देखना पड़ेगा। एक मिनट बच्चे। मिल्क टीथ 20 है, तो 2 इंसिजर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर्स नहीं होते। 2102, हाँ आ गया, 2102 अपॉन 2102, तो इंसिजर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर्स होते नहीं है, और मॉलर्स 3 नहीं 2 होते। मतलब जो बच्चा होता है, जिसमें बच्चे में जब दांत आने लगते हैं, तो उसमें इंसिसर्स बराबर आते हैं। इंसिसर्स 8 के 8 होते हैं, कैनाइन्स 4 के 4 होते हैं, प्रीमोलर कोई भी नहीं होता, और मॉलर कितने होंगे? 2 और 2 4, 8। लास्ट वाला मॉलर उनमें नहीं होता। ठीक है, तो द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ इज 2102 अपॉन 2102। बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं होते। राइट? समझ आई बात? इसका मतलब ये हुआ, जो प्रीमोलर टीथ होते, प्रीमोलर टीथ एंड द लास्ट मोलर टूथ, ये हर इंसान की जिंदगी में एक ही बार आते हैं। दे ग्रो ओनली वंस, क्योंकि बच्चे में ये ग्रो ही नहीं होती। बाकी जो 20 दांत है वो बच्चे में आएंगे, गिरेंगे, फिर से दोबारा आएंगे। तो ये जो 20 दांत है, ये 20 दांत डाइफायोडोंट कंडीशन दिखाते हैं। बताओ समझ आई की बात? तो स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, क्विकली। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे बकल कैविटी में टंग भी होता है। टंग एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मस्क्यूलर ऑर्गन। ठीक, टंग का काम क्या है? एक तो ये फूड को टेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि टंग के ऊपर टेस्ट बड्स लगे होते हैं, टेस्ट बड्स। ये स्वीट टेस्ट बड्स भी होते हैं, स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है, खट्टे टेस्ट को, सॉर टेस्ट को डिटेक्ट करता है, सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करता है, बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करता है, एटसेट्रा। तो टंग फूड को टेस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड्स, प्लस दूसरा काम भी करेगा ये टंग। क्या? इट मिक्सेस द फूड
विथ, हमारे बकल कैविटी में सलाइवा होता है, उस सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करेगा, राइट। लेकिन टीथ का काम क्या है बेटा जी? टीथ, व्हाट दे डू? दे हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, चबाना, हाँ, मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन ऑफ फूड। टीथ फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे, उन छोटे छोटे पीसेस का मिक्सिंग होगा विद द हेल्प ऑफ टंग विद सलाइवा, तब जाके फूड मुलायम बनेगा और उसको स्वालो करना, निगलना आसान हो जाएगा, राइट। हमारे बकल कैविटी के साथ जुड़े रहते हैं ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, उनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। बकल कैविटी के बाद आता है फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ये ईसोफेगस भी मस्कुलर ट्यूब होगा, किस लिए? इट इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेस्टिकेटेड फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेस्टिकेटेड फूड, जो दांतों से फूड चबाया मुलायम हो गया, उसको स्टमक के अंदर भेजना, इनटू द स्टमक। ये काम करेगा हमारा ईसोफेगस। ये जो ईसोफेगस है ना, मस्कुलर ट्यूब है, इस ईसोफेगस में कंटिन्यूअस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती रहती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, क्या मूवमेंट्स हैं ये बेटा जी? ईसोफेगस में मसल्स हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहेंगे, उन कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन से ईसोफेगस के वॉल में थोड़े से मूवमेंट्स होंगे, वही मूवमेंट्स फूड को ढकेल देंगे स्टमक की तरफ, उन्हीं मूवमेंट्स को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट केवल ईसोफेगस में नहीं होते, ये स्टमक के वॉल में भी होते हैं और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स में भी होते रहते हैं। पूरे गट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते ही रहते हैं, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट मारो भाई जल्दी से। अब आती है बात स्टमक की। अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक खुद जुड़ा रहता है किसके साथ? फूड पाइप के साथ, है कि नहीं? तो ये अगर ईसोफेगस है, ये रहा स्टमक। स्टमक के बेटा तीन हिस्से होते हैं, फंडस, कार्डियक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। तो ये रहा फंडस, फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक, इतना। फिर ये रहा कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक, और स्टमक का ये नीचे वाला हिस्सा जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन राइज होगा, इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। क्या मैंने कहा? स्टमक हैज थ्री पार्ट्स, कार्डियक पार्ट, फंडस रीजन एंड पाइलोरिक पार्ट। जो ईसोफेगस है ये रिसीव करता है, सॉरी, ईसोफेगस एंटर होता है, या मैं ये बोलूं कि स्टमक का जो कार्डियक पार्ट है, ये वाला पार्ट मान लो आप, ये फंडस पार्ट है, ये कार्डियक पार्ट और ये पाइलोरिक पार्ट। मतलब ईसोफेगस से जो आने वाला फूड है दैट इज रिसीव्ड बाय कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। इज इट ओके? है ना? इसके बाद हम बात करेंगे
स्टमक से अराइज होने वाला ये पाइप, ये ट्यूब, इस ट्यूब का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन बेटा जी आप याद रखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने यहां पर खोल के रखा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, एंड लास्ट पार्ट इज इलियम, राइट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होगा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलन भी बोलते हैं। कुछ ऐसे आपको कोलन दिखेगा। इसके साथ ये जुड़ा रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ये रेक्टम जुड़ा है, एंड फाइनली ये रहा एनस। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। और ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, ये रहा रेक्टम एंड दिस इज एनस। ये है पूरी कहानी किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। अच्छा, प्रवीण कुमार ने कुछ सीकम भी लिखा। भाई सीकम ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आगे से ओपन नहीं होता, इट इज ब्लाइंड। लो, दिस इज सीकम, राइट। पहले स्क्रीनशॉट मारो इसका, आगे बढ़ेंगे। अपेंडिक्स, सीकम जो भी है। अब देखो, हम आपको एक और जबरदस्त पॉइंट बताने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में एकदम से लिखा है क्या? इंसान के गट का ट्रांसवर्स सेक्शन, उसका डायग्राम हम आपको दिखाएंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन गट। एनसीईआरटी बुक में आपको ये डायग्राम एकदम मिलेगी जो हम अब दिखाने वाले हैं। ये बताओ है कि नहीं? एनसीईआरटी बुक देखा है? दे रहा है ना डायग्राम? हाँ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द गट मतलब अगर हम एलिमेंट्री कनाल को सेक्शन काटें ट्रांसवर्स और ऊपर से देखें तो ऐसा कुछ दिखेगा। सेंटर में कैविटी जिसको हम ल्यूमेन बोलेंगे, इसी ल्यूमेन के थ्रू फूड पास हो रहा है, राइट। और ये सारा एलिमेंट्री कनाल या गट का क्या है? वॉल है। तुम समझ रहे हो ना ये क्या सीन है? तुम्हारे पास एक पेन है?
पेन में जो ऊपर से तुम पेन का जो ढक्कन होता है जहां पर रिफिल भरी होती है, तुम ऊपर से देखोगे ढक्कन खोल के तो सेंटर में तुमको एक लेड मिलेगा। लेड हॉलो होती है, तो लेड का जो हॉलो पार्ट है वो मान लो ल्यूमिन, और उस हॉलो पार्ट का वॉल प्लास्टिक का। सेम कहानी ऐसे कुछ। अगर ये गट है, एलिमेंट्री कनाल है, तो हमने आपको एलिमेंट्री कनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया। ट्रांसवर्स सेक्शन बोले तो आप इसको ऊपर से देख रहे हो, ये वाला इसका वॉल है, दिस इज द वॉल ऑफ द गट। मैंने वैसे ये काफी बार समझाया है ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, आई गेस तुम लोग को पता होगा। और ये ल्यूमिन है, इस ल्यूमिन के थ्रू डाइजेस्टेड फूड या वेस्ट वगैरह जो है पास होता है, राइट। तो ये गट वॉल, इसी गट वॉल के बारे में हम बताएंगे। गट वॉल को देखोगे तो गट वॉल काफी लेयर्स का बना होता है। सबसे बाहर वाला लेयर जो है सिर्रोसा, सिर्रोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गट वॉल। क्या है ये सिर्रोसा, या एलिमेंट्री कनाल का आउटर मोस्ट लेयर है सिर्रोसा। क्या है सिर्रोसा? सिर्रोसा इज मेड अप ऑफ थिन एपिथेलियम with some connective tissue, thin epithelium plus some connective tissue plus some CT बोले तो कनेक्टिव टिश्यू। इस एपिथेलियम को आप मीजोथेलियम भी बोल सकते हो, मीजोथेलियम, एपिथेलियम जो भी बोलना है बोलो। ये वो वाला एपिथेलियम है जो बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता है। बिल्कुल, गट भी, एलिमेंट्री कनाल भी इंटरनल ऑर्गन है, तो इसको कवर करने वाले एपिथेलियम को आप मीजोथेलियम बोलो। इसके साथ सम कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। इस सिर्रोसा के बाद ये वाला लेयर आपको मिलेगा, इनर सर्कुलर, राइट, एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। बाहर वाला जो लेयर है ये, इसको हम सिर्रोसा बोलेंगे। जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया ये बेटा सिर्रोसा है ना। सिर्रोसा के बाद जो पिंक कलर और हल्का सा ब्लूइश कलर का है ये मस्क्यूलैरिस है। मस्क्यूलैरिस वाला लेयर मसल्स का बना होता है। मसल्स मतलब दो तरह के मसल्स होंगे, अंदर वाले, ये अंदर वाले सर्कुलर मसल्स, बाहर वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। मतलब सिर्रोसा के तुरंत बाद जो मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे, और उन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बाद वाला जो मसल्स का लेयर होगा वो सर्कुलर मसल होगा। और ये सारे मसल्स बेटा जी स्मूथ मसल्स होंगे। स्मूथ मसल्स मस्कुलर टिश्यू में पड़ चुके हैं। मस्क्यूलैरिस के बाद अंदर एक और लेयर होगा जिसको हम सब म्यूकोसा बोलते हैं। ये रहा सब म्यूकोसा। क्या चीज है ये सब म्यूकोसा? सब म्यूकोसा इज कंपोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। Submucosa is composed of loose connective tissue containing nerves, blood vessels, and lymph vessels. It is composed of loose connective tissue plus nerves plus blood vessels plus lymphatic vessels. और सब म्यूकोसा के बाद सबसे अंदर वाला लेयर ये वाला मिलेगा। दिस लेयर इज नोन एज म्यूकोसा। म्यूकोसा, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। म्यूकोसा वाला जो लेयर है इट फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स which are known as villi। एक मिनट, हाँ म्यूकोसा देख ही सकते हो तुम,
छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें बने हैं। तो म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, इट फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स। उन इरेगुलर फोल्ड्स को तुम रिगी भी बोल सकते हो, RUGA। और इंटेस्टाइन की बात करें, अगर हम स्टमक में बोलेंगे तो रिगी, लेकिन स्टमक के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम इंटेस्टाइनल विलाई बोलेंगे। विलाई क्या काम करेंगे वो हम आगे बताएंगे। राइट, मतलब अगर ये इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइनल वॉल का म्यूकोसा जो है दैट इज लाइक दिस, लाइक दिस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। इन्हीं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम विलाई बोलते हैं। ठीक है। चलेगा। इंटेस्टाइनल विलाई में ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं। प्लस इन इंटेस्टाइनल विलाई में, मैं आपको इंटेस्टाइनल विलाई का डायग्राम ही दिखा दूंगा, रुको पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो। स्क्रीनशॉट मार लिया प्रवीण? ओके। कहाँ गया? बस 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 थोड़ा सा धैर्य रखो, ऑलमोस्ट मिल गया। ऑलमोस्ट मिल गया, ऑलमोस्ट। हाँ, ये देखो भाई, शायद ये डायग्राम छोटा पड़ जाएगा। दिखाई दे रहा है? ओके, देखते जाओ। ये एक इंटेस्टाइनल विलस का हमने डायग्राम दिखाया है। देख ही सकते हो इस इंटेस्टाइनल विलस में ये जो येलो वाली वेसल है, ये एक लिम्फेटिक वेसल है। इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनको हम लैक्टियल्स बोलते हैं। ये वाला डायग्राम भी तुमको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। दिस इज द लिम्फेटिक वेसल। तो इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनको लैक्टियल्स बोलते हैं। राइट। और जो रेड वाली मिलेगी तुमको, रेड वाली और ब्लू वाली, ये ब्लड कैपिलरीज है। दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। तो इंटेस्टाइनल विलाई में लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं और ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरी, सॉरी, ब्लड कैपिलरीज कैसे बनते हैं? क्योंकि इसके अंदर अब देखो आर्टरीज घुस जाते हैं और वेन्स भी होते हैं। ब्लू कलर की वेन्स हैं, रेड कलर की आर्टरीज हैं। जब आर्टरी और वेन विलस के अंदर घुस गया तो वो आर्टरी और वेन डिवाइड होके कैपिलरी नेटवर्क बनाएगा। अब देखो एक और चीज इसने यहां पर लिखा है, क्रिप्ट। ये क्रिप्ट क्या है? व्हाट इज दिस क्रिप्ट? क्या है ये क्रिप्ट?
हाँ जी, ये जो क्रिप्ट है, ये क्रिप्ट कुछ नहीं बट इट इज अ ग्लैंड। ये है ना लंबा सा कैविटी टाइप का कुछ, इनको हम ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं, या इट इज आल्सो नोन एज क्रिप्ट ऑफ लेबर को। अगर स्टमक का म्यूकोसा देखोगे तो स्टमक का म्यूकोसा इज कंसिस्टिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लेकिन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोहन होते हैं। समझ गए बात? क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोहन आर द ग्लैंड्स इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, बट यहां पर मैं लिख देता हूं म्यूकोसा in the stomach, mucosa in the stomach forms gastric glands। ठीक, स्क्रीनशॉट मार के डन कर दो। अब बात करेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। अभी तक तो एलिमेंट्री कैनाल की बात हुई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले हम बकल कैविटी के अंदर जो ग्लैंड्स है ना उनकी बात करेंगे। राइट, यस। तो बकल कैविटी के अंदर कौन से ग्लैंड्स हैं? उनको हम सेलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। कितने होते हैं? सेलिवरी ग्लैंड्स आर 3 पेयर्स, 3 जोड़े, 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स। कौन कौन सा? एक पैरोटिड, 1 पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, देन 1 पेयर ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। सब मैक्सिलरी का दूसरा नाम भी है, they are also known as submandibular, 1 pair of submandibular glands। तीसरा sublingual glands, 1 pair of sublingual glands। अगर मेरे को डायग्राम मिला तो दिखाऊंगा कहां कहां पर होते हैं। एक मिनट, एक मिनट, बस हो ही गया। कहां गया? ये लो भाई।
बस एडजस्ट कर रहा हूं उसको। ये लो, अब बताओ दिखाई दे रहा है? हाँ, देखो भाई, पैरोटिड ग्लैंड एक पेयर, ये रहा पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन, तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कहां पर, कान के आसपास दोनों साइड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड का लोकेशन, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी जो है, इसका लोकेशन मैं बताऊं, जस्ट बिलो द जॉ, बिलो, गर्दन नहीं, बिलो द लोअर जॉ। और सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जीभ के नीचे, बिलो द टंग, बिलो द टंग। ओके, सैलिवरी ग्लैंड्स अभी अभी मैंने बताया क्या काम करते हैं, दे रिलीज, दे सिक्रीट व्हाट, सलाइवा। एंड सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, सलाइवा हैज, कौन कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस का दूसरा नाम भी है टायलिन, PTYALIN, पी साइलेंट रहेगा। और सलाइवरी अमाइलेस के साथ साथ सलाइवा में लाइसोजाइम भी होता है, लाइसोजाइम भी एंजाइम है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स तीन पेयर्स बकल कैविटी के साथ अटैच है, they secrete lots and lots of saliva, saliva contains an enzyme named as salivary amylase and second enzyme named as lysozyme. Salivary amylase is also known as tyalin. Salivary amylase is a carbohydrate digesting enzyme, ये स्टार्च वगैरह को डाइजेस्ट करेगा, आगे बताएंगे। और लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल्स के सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा, मतलब अगर हम माउथ में कभी कोई बैक्टीरिया आ गया तो वो बैक्टीरिया वहां पर सलाइवा के लाइसोजाइम एंजाइम से उस बैक्टीरिया का सेल वॉल क्रश हो सकता है, वो मर सकता है, राइट? स्क्रीनशॉट मारो। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे स्टमक के ग्लैंड्स की, स्टमक के ग्लैंड्स की। स्टमक के अंदर या स्टमक के वॉल पे ग्लैंड्स लगे होते हैं, कहां पर, अभी मैंने कहा म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, उन ग्लैंड्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, they are located on the mucosa of stomach। जरा हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ये लो भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड, हमको गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन करना, बस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी सेल्स हैं और वो सेल्स क्या काम करती हैं वही बताएंगे। देखो, शायद ये
पिक्चर सही सही दिखाई दे रही हो है। ये एक सिंपल सा गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में बहुत तरह के सेल्स हैं। मैं उन सेल्स को मार्क करूंगा। ये रहा ऑक्जेंटिक सेल, बहुत सारे चीफ सेल्स, म्यूकस सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल एंड जी सेल्स। ठीक है, ये ओपनिंग है, यहां ओपनिंग से जूस निकलेगा, दैट जूस इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऑक्जेंटिक सेल्स एंड चीफ सेल्स। ओके, chief cells are also known as peptic cells. Chief cells are also known as peptic cells. जूम करने की जरूरत नहीं, तुम याद रखो चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स। दिखाई दे रहा होगा, जूम करूंगा तो धुंधला हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो चीफ सेल्स होती हैं उनको पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, these peptic cells secrete a proenzyme named as pepsinogen. Peptic cells or chief cells secrete a proenzyme. ध्यान से सुनियो, प्रोएंजाइम मतलब ये इनएक्टिव है, नेम्ड एज पेप्सिनोजेन। ये एक इनएक्टिव एंजाइम को स्क्रीट करेंगे, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजेन। बाद में ये पेप्सिनोजेन एक्टिव होकर पेप्सिन बन जाएगा। कब एक्टिव होगा वो हम बताएंगे आगे। बात करेंगे पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स की। ऑक्जेंटिक सेल्स आर आल्सो नोन एज पैराइटल सेल्स, दे secrete HCl. Auxentic cells also known as parietal cells. ये क्या काम करते? They secrete HCl, hydrochloric acid, and intrinsic factor. Intrinsic factor दो चीजें सिक्रीट करते हैं, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर एक पेप्टाइड है, ऐसा फैक्टर है जो विटामिन B12 एब्सॉर्ब करने के लिए नेसेसरी है। मैं यहां लिखूं, एसेंशियल फॉर विटामिन B12 एब्सॉर्प्शन। हमको विटामिन B12 एब्सॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है, तो उस विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करने में यही इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करेगा। तो पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स HCl स्क्रीट करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर स्क्रीट करती है। पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स स्क्रीट प्रोएंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। म्यूकस सेल्स ये क्या काम करेंगे? ये स्क्रीट करेंगे म्यूकस, राइट। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या क्या, म्यूकस प्लस HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस पेप्सिनोजेन, यही एक जूस बन जाता है। दैट जूस इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। समझ आई बात? हैं जी, बात समझ आई कि नहीं? तो स्क्रीनशॉट मारो ना, फिर देख क्या रहे हो?
ओके, फिर बात आती है एक और ग्लैंड की, फिर एक और ग्लैंड की, फिर एक और ग्लैंड की। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं ये? एक सिंपल सा हम डायग्राम दिखाने की कोशिश करेंगे, उस डायग्राम से पता चल जाएगा ग्लैंड्स के बारे में। हल्का सा वेट करो। हाँ, ये देखिए, शायद ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, बताओ। अरे भाई, मुझे पता है ना कहां पर कौन सा डायग्राम लगेगा, देखते जाओ। इस डायग्राम में तुम लोग को तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। एक लिवर, दूसरा पैनक्रियास, तीसरा गॉल ब्लैडर। है जी, लिवर इंसान की बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का भी सबसे बड़ा ग्लैंड, बॉडी का ही सबसे बड़ा ग्लैंड। लिवर से तुम देख ही सकते हो, लिवर में तुमको दो लोब्स मिलेंगे। ये रहा लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, ये रहा राइट लोब ऑफ द लिवर। ओके, लिवर के लेफ्ट लोब से एक डक्ट निकला, ये रहा डक्ट। इस डक्ट, डक्ट मतलब पाइप, इस डक्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। लिवर के राइट लोब से दूसरा डक्ट आया, इस डक्ट को बोला जाता है राइट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए तो बन गया कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्लियर है यहां तक? अब देखो, पास ही में एक ग्रीन कलर का तुमको छोटा सा थैली दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन कलर की थैली है, इस ग्रीन कलर की थैली का नाम है गॉल ब्लैडर, राइट। इस ग्रीन कलर की थैली से एक और डक्ट निकलता है, उस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। ये रहा सिस्टिक डक्ट भाई। यही सिस्टिक डक्ट लिवर के कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ ज्वाइन हो गया, कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ ज्वाइन हो गया और एक बड़ा सा डक्ट बना। इसी डक्ट को भैया बोलते हैं क्या? कॉमन बाइल डक्ट। क्या समझे? मतलब कहने का यह है कि लिवर से जो चीज निकलेगी वो लेफ्ट लोब से भी निकलेगी,
राइट लोब से भी निकलेगी, लेफ्ट लोब से निकलेगी थ्रू लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट लोब से निकलेगी वो थ्रू राइट हेपेटिक डक्ट। क्या निकलेगा लिवर से भाई? लिवर से निकलता है बाइल जूस, बाइल जूस। यही बाइल जूस लिवर के राइट लोब से लेफ्ट लोब से निकला थ्रू राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, आ गया कॉमन हेपेटिक डक्ट से। ठीक, कॉमन हेपेटिक डक्ट से आया और ये चला गया गॉल ब्लैडर में। कौन सा? बाइल जूस जो मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू आके गॉल ब्लैडर में चला जाता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है बाइल जूस, और गॉल ब्लैडर इसी बाइल जूस को थोड़ा थोड़ा करके सिस्टिक डक्ट, अपने ही डक्ट के थ्रू निकालता है। वही फिर कॉमन बाइल डक्ट से आगे आता है। आगे आगे ये देखो यहां तक पहुंचा है ना, यहां तक पहुंचा और डायरेक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें बाइल जूस आता है। कहां से? गॉल ब्लैडर से। लेकिन गॉल ब्लैडर खुद बाइल जूस रिलीज नहीं करता, गॉल ब्लैडर लिवर का बनाया हुआ बाइल जूस स्टोर करता है, फिर उसको धीरे धीरे रेगुलेटेड मैनर में थोड़ा थोड़ा करके छोड़ता है। समझ आई बात? बाइल जूस, बाइल जूस के अंदर क्या क्या चीज होती है? बाइल जूस के अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, बाइल एसिड्स, बाइल एसिड्स, बट नो एंजाइम। कोई एंजाइम नहीं होता बाइल जूस। यहां पर बात करेंगे हम, बगली में एक दूसरा ग्लैंड लगा होता है स्टमक के नीचे, उस ग्लैंड का नाम है भाई, क्या नाम है उस ग्लैंड का? ये ये रहा वो ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम है पैनक्रियास, राइट। पैनक्रियास से भी एक डक्ट निकल रहा है, लंबा सा डक्ट निकल रहा है। इस डक्ट को अपन पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। यही पैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाएगा। देखो जुड़ गया, और आगे जो बढ़ रहा है ना ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये तो कॉमन पैसेज है। इट इज द कॉमन पैसेज फॉर पैनक्रियाटिक डक्ट एज वेल एज कॉमन बाइल डक्ट। यही कॉमन पाइप ड्यूडेनम के अंदर गई। इस कॉमन पाइप के थ्रू दो चीजें आई, एक पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस, और बाइल से सॉरी और गॉल ब्लैडर से और लिवर से आने वाला बाइल जूस। तो ड्यूडेनम के अंदर दो जूसेस पहुंचे, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या है भाई? उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लिक्विड है ये, और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं उसमें, म्यूकस होता है और एंजाइम्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो कितने ग्लैंड मैंने कहा? सैलिवरी ग्लैंड्स बोला, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला, लिवर बोला, पैनक्रियास बोला। इतना ही नहीं, म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो कंटेन्स ग्लैंड्स। अभी अभी हम बोले हैं, उन ग्लैंड्स का नाम है क्रिप्ट्स ऑफ लेबरहून, राइट। अब यहां पर एक और चीज देखो, ये देखो, ये जो कॉमन पैसेज है, ये कॉमन पैसेज का जो दरवाजा है, दरवाजे को नाम दिया गया है एम्पुला ऑफ वाटर। तो हम ऐसा बोलेंगे, कॉमन पैसेज ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। ऐसा करके देखो, ये है कॉमन पैसेज किसकी? पैनक्रियाटिक डक्ट की और
यहां से आया कॉमन बाइल डक्ट, यहां से आया पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट्स जुड़े, ये रहा पैनक्रियाटिक डक्ट, ये रहा कॉमन बाइल डक्ट। तो आगे जो रेड वाला हिस्सा है ना, एक मिनट, ये वाला पार्ट, यही तो है कॉमन पैसेज। इस कॉमन पैसेज, कॉमन डक्ट को हम बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब लिवर, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज वाला पार्ट, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और यही हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ जाता है विद द हेल्प ऑफ एम्प्यूला ऑफ वाटर, एम्प्यूला ऑफ VATER। अब बताओ समझ आया? ये जो यहां पर था ये मैंने आपको इधर बताया। क्लियर हो गया ये? हाँ या ना बोलो। ओके, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से इसका। आगे बढ़ा जाए। अब बात करेंगे हम पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा और। मैंने कहा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज स्क्रीट करता है जूस। The juice is known as pancreatic juice। भाई पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीजें हैं वो बताएं। This pancreatic juice contains what? Pancreatic juice contains inactive enzymes like trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase। क्या क्या मैंने कहा? पैनक्रियाटिक जूस में कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। याद रहे, जब भी इनएक्टिव एंजाइम्स बोलोगे, इनएक्टिव एंजाइम्स को हम प्रो एंजाइम्स भी बोलते हैं, प्रो एंजाइम्स या जाइमोजेंस भी बोलते हैं। कौन कौन सा इनएक्टिव एंजाइम? इसमें होगा ट्रिप्सिनोजेन, ये बाद में एक्टिव होके ट्रिप्सिन बनेगा। काइमोट्रिप्सिनोजेन, ये डाइजेशन के टाइम वक्त काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, एक्टिव बनके काइमोट्रिप्सिन बनेगा। और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ये एक्टिव होके कार्बोक्सी पेप्टाइडेस बन जाएगा। प्लस इसमें कुछ एक्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। एक्टिव एंजाइम्स, कौन कौन से एक्टिव एंजाइम्स? इसमें एक्टिव एंजाइम्स में होगा पैनक्रियाटिक अमाइलेस, पैनक्रियाटिक लाइपेस एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेस। पैनक्रियाटिक लाइपेस, ये जो तीनों है ना, जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिनोजिन बताया था, जब वो एक्टिव होगा पेप्सिन बन जाएगा, वो भी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, फूड के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है, अमाइलेज जब भी देखोगे किसी भी अमाइलेज को, सैलिवरी अमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है तो कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करेगा। लाइपेस का मतलब फैट को डाइजेस्ट करेगा, या लिपिड या फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या समझे? इतना ही नहीं, पैनक्रियाज
पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करने के अलावा एक और काम करता है भाई। पैनक्रियास ऑल्सो सिक्रीट्स क्या? हार्मोन्स। कौन कौन सा हार्मोन? लाइक इंसुलिन। 10th क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा बेटा। एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन हार्मोन काम क्या करता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब हम फूड खाते हैं, फूड का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ग्लाइकोजन स्टोर रहेगा मसल्स और लिवर में। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा जरूरत पड़ने पर। जब हमको भूख लगती है, हम खाना नहीं खाते, तो उस समय एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उस समय जो हमारे पास स्टोर्ड ग्लाइकोजन होगा वही टूट जाता है, उसी से ग्लूकोज निकलता है और वो काम अंजाम देता है ग्लूकागॉन हार्मोन। तो हमारा पेनक्रियास जो है, एक तो हार्मोन्स भी रिलीज करेगा और साथ साथ डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। कैसे डाइजेशन में हेल्प करेगा? बाय रिलीजिंग अ जूस। द जूस इज नेम्ड एज पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीजें हैं मैंने आपको बता दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार के डन कर दो। आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड की। डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन हुआ कैसे? देखो, जब इंसान ने खाना खाया, खाना खाना मतलब क्या है? खाना खाने का मतलब है इसके फूड का मतलब है कंप्लीट फूड जिसको हम बोलेंगे। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, लिपिड भी होगा, प्रोटीन भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, वाटर भी होगा, एवरीथिंग, है ना? तो फूड को डाइजेस्ट करना मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन बकल कैविटी। बकल कैविटी। बकल कैविटी में फूड का डाइजेशन कैसन होगा? कैसे होगा? देखो भाई, अभी अभी मैंने कहा बकल कैविटी में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है सलेवरी अमाइलेज व्हिच इज आल्सो नोन एज टायलिन। जब हमने फूड को बकल कैविटी में डाला, बकल कैविटी में सबसे पहला काम मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब बिना एंजाइम वाला डाइजेशन। बिना एंजाइम वाला डाइजेशन किसकी मदद से होगा? टीथ एंड टंग। जो हमारी जीभ है वो फूड का मूवमेंट करेंगी, फूड पीसेस के ऊपर टीथ अपना काम करेंगे, फूड का मेस्टिकेशन होगा और बड़े बड़े हार्ड फूड पार्टिकल्स ब्रेक होंगे इनटू स्मॉलर एंड स्मूथर फूड पार्टिकल्स। जब ये काम कंप्लीट होगा तब काम करेगा सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ये क्या काम करेगा? जो फूड के अंदर स्टार्च होगा या ग्लाइकोजन होगा। देखो, अगर हमने प्लांट फूड खाया है तो उसमें स्टार्च होगा, अगर हमने एनिमल फूड खाया है तो ग्लाइकोजन होगा। ये फूड के स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा और फूड के स्टार्च को ब्रेक करेगा इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, सिंपलर मॉलिक्यूल्स। उन सिंपलर मॉलिक्यूल्स का नाम है माल्टोस। पढ़ाया हूं बायोमॉलिक्यूल्स में। माल्टोस एक डाइसैकेराइड है, स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड जब ब्रेक होता है ना तो छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स निकलते हैं। यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स नहीं निकले, यहाँ पर माल्टोस निकला। माल्टोस एक डाइसेकेराइड है।
राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि सेल्युलरी अमाइलेज फूड के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी स्टार्च और ग्लाइकोजन है, सबको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब तुम बोलोगे सर क्यों? इसका जवाब ये है, देखो तुम लोग खुद से इमेजिन करो, जब हम अपने माउथ में फूड पार्टिकल डालते हैं, खाने का निवाला, रोटी का निवाला माउथ में गया, हम कितनी देर तक उसको मुंह में रखते हैं? जल्दी जल्दी उसको चबाते हैं, कितनी देर तक? 1 मिनट। हाँ सौम्या, फूड हमारे माउथ में कितनी देर तक रह सकता है? बहुत कम टाइम रह सकता है। हम फाइनली उसको निगल ही लेते हैं, स्वालो करते हैं। फूड माउथ में बहुत कम टाइम के लिए रहता है। यही रीजन है कि फूड के अंदर का सारा स्टार्च या सारा ग्लाइकोजन माउथ के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना। अभी भी इस फूड के अंदर काफी सारा स्टार्च और ग्लाइकोजन है। हाँ, स्टार्च और ग्लाइकोजन का कुछ पार्ट डाइजेस्ट होके माल्टोज बन गया, हमने इस फूड को स्वालो कर दिया। हाँ, तो यहां पर मैं लिखूं नॉट कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन here, डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने बताया हम माउथ में काफी देर तक फूड को नहीं रख पाते। ओके, चलो भाई स्क्रीनशॉट मारो फिर। ओके, एक और पॉइंट, साथ ही साथ अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह आया, उस बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर लाइसोजाइम एंजाइम एक्ट करेगा, बैक्टीरिया को तोड़ ताड़ देगा। अब हमने यही फूड जिसके अंदर थोड़े से कार्बोहाइड्रेट या थोड़े से स्टार्च का डाइजेशन हुआ है, यही फूड हमने फूड पाइप के थ्रू निगल लिया और पहुंच गया ये फूड कहां पर? स्टमक में। फूड पाइप के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती, तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पहुंचा स्टमक। राइट। स्टमक में इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के ऊपर एक्ट करेगा गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से निकला हुआ है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पर लोकेटेड है? दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक। तो गैस्ट्रिक जूस, अभी मैंने बताया ही तुम लोगों को गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है। इट कंटेन्स म्यूकस प्लस HCl प्लस पेप्सिनोजेन। HCl की मदद से गैस्ट्रिक जूस का पीएच एसिडिक बन जाता है, एसिडिक पीएच। इसका मतलब ये हुआ कि स्टमक के अंदर जो भी एंजाइम काम करेगा, द एंजाइम विल बी फंक्शनिंग इन एसिडिक पीएच। दैट इज एंजाइम functions in acidic pH. ओके, अब है क्या? गैस्ट्रिक जूस में एक इनएक्टिव एंजाइम है, एक प्रो एंजाइम है, उस प्रो एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से ही एक्टिवेट होगा। पेप्सिनोजेन HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाएगा। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव हो गया। जैसे ही ये नहीं, HCl होने से हमारा पेट गल ही नहीं सकता, स्टमक गल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन लगा है ना भाई। म्यूकोसा क्या काम करता है? म्यूकोसा यही तो काम करता है।
म्यूकोसा हमारे स्टमक के वॉल को बचाता है HCl से गलने से, और HCl हमेशा थोड़ी निकलता रहेगा। HCl उसी टाइम निकलेगा जिस टाइम स्टमक के अंदर फूड पहुंचा। स्टमक के अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पहुंचा तो तुरंत गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने HCl रिलीज कर दिया। ये HCl पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करा देगा इनटू पेप्सिन, राइट। अब देखो ये पेप्सिन क्या काम करेगा। पेप्सिन उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के ऊपर पड़ा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसमें थोड़ा सा स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका है, राइट। मतलब इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड में अभी स्टार्च है, ग्लाइकोजन भी है बहुत सारा, माल्टोस है, बन चुका है माल्टोस, प्लस इसमें प्रोटीन्स भी हैं, है ना, प्लस इसमें लिपिड्स भी हो सकते हैं। तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के केवल प्रोटीन पार्ट, इसका ओनली प्रोटीन, प्रोटीन पार्ट के ऊपर पेप्सिन एक्ट करेगा, राइट। और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा इनटू, it will break the proteins of the food into peptones and peptides। मतलब बड़े बड़े प्रोटीन्स को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। उन छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स ही बोलते हैं, राइट। यहां पर एक और पॉइंट बोलूंगा, जो इन्फेंट्स होते हैं ना, इन्फेंट्स छोटे बच्चे, इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में एक और एंजाइम होता है, उसका नाम है रेनिन। ये रेनिन मिल्क को कर्ड बनाने में मदद करेगा, लेकिन अडल्ट्स के गैस्ट्रिक जूस में रेनिन एंजाइम नहीं होता। Is it okay? स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। ध्यान रखना यहाँ पर, स्टमक के अंदर ये जो फूड है लगभग 4 से 5 घंटे तक रहेगा। स्टमक स्टोर्स फूड फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 4 to 5 hours, राइट। लेकिन तब भी ये पेप्सिन एंजाइम जो है ये फूड के पूरे प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, प्रोटीन को तोड़ दिया इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। लेकिन पेप्टोन बनने से कुछ नहीं होगा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है। हाँ, अडल्ट में मिल्क का डाइजेशन HCl की वजह से होता है, क्यों नहीं होगा? समझ रहे हो बात मेरी? मैंने कहा प्रोटीन का फुल डाइजेशन तब माना जाएगा जब प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनेगा। अभी तो प्रोटीन से पेप्टोन और पेप्टाइड ही बना है, और ये काम हुआ स्टमक में। आगे का प्रोटीन डाइजेशन और आगे का बाकी फूड का डाइजेशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, और वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसका स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी इसका। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।